नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और अगर आपके पास कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा, तो आप सवाल पूछें। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज की एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि दाल कीमतों पर सरकार की सख्ती और बढ़ती हुई दिख रही है। और इस मुद्दे पर आज उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और तुअर और उड़द दाल इंपोर्ट को लेकर इस मीटिंग में बातचीत हुई। इंपोर्ट एसोसिएशन और म्यांमार के एक्सपोर्टर के साथ ये मीटिंग हुई और जो खबर आ रही है वो ये कि म्यांमार के एक्सपोर्टर को सख्त चेतावनी दी गई है कि वो होर्डिंग ना करें। पूरा मामला क्या है, क्या बातचीत हुई है, डिटेल जानकारी के साथ जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, ये म्यांमार के एक्सपोर्टर को चेतावनी देने वाली खबर क्या है, क्या डिटेल है इसकी? मृत्युंजय, पिछले कुछ दिनों हम लगातार रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि सरकार लगातार घरेलू जो इंपोर्टर्स हैं उन पर दबाव बना रही है। व्यापारियों से वो लगातार करें कि होर्डिंग ना करें और मार्केट में जो माल है वो रिलीज करते रहें, ताकि प्राइस को जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है वो रोकी जा सके। इसके अलावा सप्लाई का क्रंच कहीं भी ना हो। पिछले दिनों हमने देखा था सरकार ने व्यापारियों के साथ साथ इंपोर्टर्स, मिलर्स को, इवन रिटेलर्स को भी बुलाकर ये कहा था कि आप अपने स्तर पर जो मार्जिन है उसको थोड़ा कम कीजिए, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा पेन ना झेलना पड़े। अब आज की जो बैठक है उसके पीछे सरकार की जो इनपुट है वो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि लगातार इंपोर्ट हम कर रहे हैं, लेकिन माल म्यांमार से भारत की तरफ नहीं आ रहा है। उसके पीछे की बड़ी वजह ये देखी गई कि जिस तरह से भारत में दाम बढ़ रहे थे, क्रंच हो रहा था, उस क्रंच का फ़ायदा उठाते हुए जो म्यांमार के व्यापारी है, जो एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ के, उन्होंने माल की जो डिलीवरी है वो ही स्लो कर दी थी। यानी कि वो अपने एंड पर होर्डिंग कर रहे थे और जब यहाँ जब दाम बढ़ रहा है या फिर जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से धीरे धीरे उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज सरकार ने जो बैठक की है उसमें सख्त चेतावनी दी है कि अगर म्यांमार के एक्सपोर्टर्स इस तरह का या इस मौके का इस तरह से बेजा फायदा उठाएंगे तो सरकार इंपोर्ट को तत्काल प्रभाव से बंद भी कर सकती है। इसके साथ साथ सरकार को अगर इंपोर्ट करना होगा तो वो G2G यानी कि सरकार से सरकार के स्तर पर इंपोर्ट शुरू कर देगी। यानी कि व्यापारियों का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और सरकार सीधे सरकार से डीलिंग करेगी और सरकार के जरिए ही ये माल जो है खरीदेगी। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा अगर होगा तो वो म्यांमार के उन एक्सपोर्टर्स को ही होगा जो आज की इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना एक लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर आपने ये होर्डिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो अमरीश दे रहे हैं और म्यांमार के एक्सपोर्टर ध्यान से सुन लें। अगर आप होर्डिंग करेंगे इस उम्मीद में कि भारत में दाम बढ़ रहे हैं और इसका फ़ायदा उठाएं तो आपका एक्सपोर्ट बंद भी हो सकता है। सरकार G2G यानी सरकार टू सरकार जो इंपोर्ट होता है उसका सहारा ले सकती है, आपका माल लिया नहीं जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट अमरीश की तरफ से दी गई है। हमारे साथ विमल कोठारी भी हैं जो कि इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, म्यांमार में होर्डिंग होने लगी भारत की खबर को देखकर, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं उनको? देखिए, आज जो सेक्रेटरी साहब ने, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी साहब, उन्होंने जो मीटिंग की थी तो उसमें IPG हमने भी पार्टिसिपेट किया था और हमने उनको जो वर्तमान स्थिति है दालों की, जो सप्लाई और डिमांड की और जो स्टॉक की, हमने उनको अवगत कराया। फिर उसके बाद हालांकि हम ये सब जानते हैं कि इस बार तुअर की और उड़द का हमारे यहाँ उत्पादन कम रहा है, जिसमें विशेषकर तुअर का उत्पादन काफी कम है। हमने सरकार को कई तरह के सुझाव भी दिए हैं। फिर उन्होंने जो वहाँ की एक एसोसिएशन है, जो बड़ी एसोसिएशन है, जो एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन है म्यांमार की, उनके प्रेसिडेंट से बात की और उनको बताया कि हमारे पास ऐसी जानकारी है कि जो उड़द है वहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में होर्डिंग हो रही है। और चूंकि उन्होंने, जो म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, उन्होंने बताया कि बर्मा में 5 से 5.5 लाख टन उड़द है। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि फिर जब आपके पास 5-5.5 लाख टन उड़द है तो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में माल नहीं आ रहा है और आप लोग वहाँ पे होर्डिंग कर रहे हैं। तो उनको चेतावनी दी कि अगर आप
इसमें हमारा इस मौके पर अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम ये जो इम्पोर्ट है म्यांमार से फ्रीली जो अलाउड है हम इसको बंद कर देंगे और हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस माल को हम वहाँ से प्रोक्योरमेंट करेंगे और माल भारत लाया जाएगा। तो ऐसा उन्होंने उनको एक चेतावनी दी है और उनको समझाया भी है कि आप ऐसा न करें। हमारा आपके साथ रिलेशन आज काफ़ी सालों से रहा है ट्रेड का और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते, लेकिन आप हमें इसमें बाध्य न करें। और तो प्रेसिडेंट जो ओटाम है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम किसी तरह की होर्डिंग नहीं करेंगे और न हम कर रहे हैं। हम हमारे सभी मेंबर्स को अवगत कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो सप्लाई है और जो एक्सपोर्ट है म्यांमार से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और बहुत सख्त चेतावनी दी गई है और बात भी सही है। म्यांमार के एक्सपोर्टर को ये बात समझनी चाहिए, भाई आपकी दाल दाल, हमारी दाल पानी, ऐसा क्यों, मतलब आप होर्डिंग क्यों कर रहे हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब आप सोचिए कि जब सरकार म्यांमार के एक्सपोर्टर को हिदायत दे सकती है, चेतावनी दे सकती है, तो अगर यहाँ पर होर्डिंग हो रही है और या अगर यहाँ पर कोई होर्डिंग करने की कोशिश करता है तो आप इस चेतावनी का मतलब अपने लिए भी समझ जाएं कि जब सरकार म्यांमार में होर्डिंग को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है तो घरेलू बाजार में होर्डिंग बर्दाश्त करने के मूड में तो सरकार बिल्कुल नहीं होगी। तो कोठारी जी, मैं नहीं समझता हूँ मृत्युंजय जी कि यहाँ कोई तरह की नहीं, मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि मतलब कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई प्लान कर रहा हो या किसी के मन में हो तो इस खबर को देखकर अलर्ट हो जाए। बिल्कुल सही बात है ना? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे और ये भी बता दूं यहाँ सरकार के साथ बराबर हमारी मीटिंग्स हो रही है हमारी एसोसिएशन की और हम भी हमारे मेंबर्स को हिदायत दे रहे हैं कि आप जो खासकर जो तुअर उड़द की शॉर्टेज बनी हुई है इस पर किसी तरह की होर्डिंग नहीं हो। सरकार ने जो स्टॉक डिक्लेरेशन के लिए बार कहा है हर हफ्ते स्टॉक को डिक्लेयर किया जाए और मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो हमारे सदस्य हैं या ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो सब स्टॉक को डिक्लेयर कर रहे हैं। हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन अभी ये जो सीजन है, अभी ये जो समय है, इस समय तुअर की जो अवेलेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि तुअर के सिर्फ 2 ही रीजन सप्लायर जो 2 ही देश हैं जो इस तरह के सप्लाई करते हैं। एक तो है म्यांमार जहाँ से हमारे यहाँ माल आता है, वो वहाँ का उत्पादन इस बार कोई इतना बहुत बड़ा नहीं था, वहाँ से लगभग 2-2.5 लाख टन माल। कोठारी जी की अभी दाम कुछ और कम होने वाले हैं दालों के। देखिए बाकी दालें अगर आप देखिए जब दालों की बात कर रहे हैं तो दालों में चना भी है, मसूर भी है, सफेद मटर भी है, मूंग भी है। ये सब दालें या तो एमएसपी के नीचे बिक रही है, एमएसपी के आसपास बिक रही है। ज्यादातर इनमें जो दालें हैं एमएसपी के नीचे ही बिक रही है। जो हमारे यहाँ जो अभी सबसे जो समस्या है जिसके कारण ये एक विषय बना हुआ है ये है तुअर और उड़द में, और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो तुअर पे है क्योंकि तुअर की जो उपलब्धता है वो बहुत इस बार हमारे यहाँ जो उत्पादन कम रहा उस पर थोड़ी उपलब्धता में कमी हुई है और इसके कारण कुछ दाम बढ़े हैं। हालांकि देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ठीक है सरकार इस पे जो कदम उठा रही है वो सही है, लेकिन ये इसकी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, इतने कोई दाम नहीं बढ़े हैं कि जिससे हम कह सकते हैं बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और कंज्यूमर को क्योंकि हमारे देश में क्या है कि ये दालें जो है बहुत दालों का जो मार्केट है ये बड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हमारे जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो बड़ा प्राइस सेंसिटिव है। कोई भी चीज के दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर दूसरे जो उपलब्ध चीजें उनके लिए उसके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो खानी पड़ेगी ना, दाल तो खानी पड़ेगी। देखिए मसूर दाल देखिए, मटर की दाल देखिए, ये सब दालें जो है बहुत सस्ते में अवेलेबल है। इनफैक्ट ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रही है। नहीं लेकिन सर तुअर दाल अगर खानी है तो फिर तुअर दाल अगर मान लीजिए महंगी मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए तुअर आफ्टर ऑल तुअर का आपका उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है प्रोटीन, उससे ज्यादा प्रोटीन है चने में। तो वो एक स्वाद की बात है, लेकिन जब स्वाद बड़ी चीज है, तो आप भी जानते हैं कोठारी जी स्वाद का क्या महत्व है जीवन में। चलिए ठीक बात है, देखते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि सरकार दाल पे एक्शन में। अमरीश ये जो मीटिंग हुई जो आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण अपडेट कि म्यांमार के एक्सपोर्टर को चेतावनी दी गई, तो ये एक्सपोर्टर क्या फिजिकली मौजूद थे या कुछ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे, कैसे इनकी बातचीत हुई?
जी बिल्कुल, ये सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को जोड़ा गया था। आज ये सवेरे ही बैठक शुरू हुई थी और लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली थी। सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था, क्योंकि दोनों ही इनपुट सरकार को लेने ज़रूरी थे। और सरकार की कोशिश ये है कि जो बातचीत है वो स्पष्ट तौर पर जो घरेलू व्यापारी हैं उन तक भी पहुँचे, और जो एक्सपोर्टर्स हैं यानी कि जो विदेशी व्यापारी हैं उन तक भी पहुँचे। तो ये दोनों जगहों पर एक साथ मैसेज देने के लिए सरकार ने ये बैठक बुलाई थी। और सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, होर्डिंग कोई भी ना करे, लोगों को ज़्यादा पैसे न देने पड़े, जो अफोर्डेबल रेंज है दाल की उस रेंज में दाल बनी रहे और उसका स्टॉक क्रंच ना हो, इसकी पूरी सुनिश्चितता सरकार अपने स्तर पे तो कर रही है। व्यापारी भी अपने स्तर पे इसका लाभ न उठाते हुए लोगों तक ये पास ऑन करते रहें। जी बिल्कुल, ताकि दाल गले, मतलब ये ना हो कि मतलब आपकी दाल गल जाए और हमारी दाल ना गले। तो मतलब म्यांमार के जो एक्सपोर्टर हैं, आप इस बात को समझिए, आप ऑनलाइन जुड़े थे, तो अगर आप यहाँ आते तो आपका इंटरव्यू भी हम करते हैं। ठीक है, वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे जोड़ने की कभी भी। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका और बिमल कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दाल पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब दाल के बाद बात तिलहन की, तेलों की। और तिलहन में खबर यह है कि तमाम चर्चाओं के बावजूद जो सरसों के दाम हैं वो एमएसपी से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है। और ये जो कारोबारी हैं उनका ये तर्क है कि जो सरकारी खरीद है उसकी रफ्तार धीमी है, खास करके राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान के दो दिग्गज जुड़े हैं। हमारे साथ हैं विजय डाटा, विजय सॉल्वेक्स के एमडी हैं, और साथ ही अनिल छतर साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मोपा के, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, आपके रहते हुए राजस्थान में खरीद कम क्यों हो रही है? मृत्युंजय जी, राजस्थान का किसान बेचना नहीं चाहता है नाफेड को, और बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और कुछ नाफेड भी ढीली है, कुछ राज्य सरकार ने भी ज्यादा दबाव नहीं बनाया है। कुछ किसानों को तो ये लगता है कि उनको सरसों बड़ी प्यारी है और सरसों वो बेचना नहीं चाहते हैं। जरूरतमंद आदमी मंडियों में ला रहा है, और जितनी तेल की रिक्वायरमेंट है उतनी सरसों मंडियों में आ रही है, इसलिए बाजार दबे हुए हैं और एमएसपी से 10-15% नीचे भाव में मंडियों में सरसों बिक रही है। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं किसान माल नहीं ला रहा है, तो एक तो अगर अराइवल कम है सर, तब तो दाम ठीक ठाक होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, दाम तो गिर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, पैदावार ज्यादा है, किसानों के पास माल ज्यादा है, जरूरतमंद किसान ही सिर्फ मंडियों में ला रहा है, और जिन लोगों के पास जरा सी भी स्टॉक करने की कैपेसिटी है, किसान काफी समृद्ध हो गया है। और राजस्थान के किसानों को सरसों बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब आप राजस्थान सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप वहां पर जो खरीद नहीं हो पा रही है, आप बहुत लोग कह रहे हैं कि नेफेड की खरीद वहां पर स्लो चल रही है राजस्थान में, तो आप इससे सहमत नहीं है, राइट? देखिए, दोनों बातें हैं, कुछ नाफेड भी स्लो है, मैं आपको बता दूं, कुछ उनका भी मतलब सही राजफेड के साथ, जो राजफेड जो जिसके थ्रू खरीदते हैं नाफेड, प्रोक्योरमेंट एजेंसी यहाँ पे राजस्थान में राजफेड है, कुछ वो भी स्लो रहे हैं, उनके भी सिस्टम परफेक्ट नहीं थे, कुछ किसान भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। बस इसी वजह से प्रोक्योरमेंट 10% भी नहीं है पूरे इंडिया का, जबकि हम 40-45% पैदा करते हैं। अच्छा, 40-45% पैदा करते हैं, प्रोक्योरमेंट 10% भी नहीं है। तो अनिल छतर जी, अब जब आप विजय जी कह रहे हैं कि किसान जिनके पास स्टॉक करने की क्षमता है वो माल नहीं ला रहे हैं अपना, तो अगर मान लीजिए किसान माल नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब ये कि किसान चाहते हैं, मतलब किसानों को उम्मीद है कि आगे दाम बढ़ेंगे, तो क्या किसानों की ये उम्मीद ठीक है? क्या आगे दाम बढ़ने वाले हैं इसलिए किसानों ने रोक रखा है माल? 40% किसान तो जो भी बाजार भाव होता है उसमें सरसों बेचता है सर। अच्छा, जो भी सीजन पे भाव होता है। रही बात एमएसपी पे, और इसमें 15% का डिफरेंस है। कुछ क्वालिटी की वजह से, कुछ वेदर की वजह से भी माल नहीं तुल पाया राजस्थान में। वेदर लगातार डिस्टर्बेंस था, पिछले 1-2 दिन से राजस्थान में स्पीड पकड़ी गई है। मुझे लगता है आने वाले 1-1.5 महीने में राजस्थान में एक अच्छा रिजल्ट एमएसपी पे सरसों का तुलते हुए दिखेगा, और इस फर्क से मंडी में जो भाव 4600-4700 है और एमएसपी 5450 है, तो 100% किसान एमएसपी की तरफ जाएगा और माल को तोलेगा। दूसरा, जैसा कि बताया कि भाई किसान सब चीज देखता है, श्रमद है, सब है, लेकिन किसान को पता है कि आगे जाके बाजार में कोई इससे एमएसपी से ऊंचे भाव मिलने वाले हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि आने वाले पीरियड में राजस्थान में स्पीड एकदम पकड़ लेगा, और कम से कम आने वाले दिनों में 5-6 लाख टन सरसों की राजस्थान में खरीदारी होगी। तो ऐसा नहीं है, अभी तक देश में 5.5 लाख टन हुई है, उसमें सबसे कम राजस्थान है, लेकिन आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन में आपको स्पीड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये उम्मीद है बहुत ज्यादा हो गया है, तो छतर साहब में और इसमें फर्क बहुत ज्यादा हो गया। तो छतर साहब, आपको ये उम्मीद है कि अगले 10-15 दिनों में सरसों के दाम बढ़ जाएंगे? और नहीं, सरसों के दाम नहीं बढ़ेंगे सर, सरकारी खरीद बढ़ नहीं, अगर खरीद बढ़ेगी तो इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट प्राइस पर तो आना चाहिए ना।
आएगा। एक डिफरेंस जो है मंडी 4700 और एमएसपी 5450 है, ये कहीं ना कहीं सेटल होगी। हल्का सा इसमें हो सकता है 1-2 रुपए किलो का उछाल आ जाए, लेकिन तेजी नहीं है, क्योंकि इंडिया में सारे तेल 100 रुपए किलो के नीचे हो गए सर। 92 रुपीज किलो, 95 रुपीज किलो, आज मस्टर्ड 98 है। तो इसमें तेजी आने का कोई कारण है नहीं, क्योंकि ऑयल मिल के अलावा सरसों लेने वाला बाजार में है ही नहीं कोई भी। तो तेजी का माहौल तो इसमें है नहीं। भले ही किसान रोके, आज बेचे चाहे 2 महीने बाद बेचे, एमएसपी से ऊपर भाव उसको मिलने वाले नहीं है सर। एमएसपी से ऊपर ना मिले, एमएसपी मिल जाए, एमएसपी के बराबर का भाव मिलेगा मार्केट में, बाजार भाव होगा 5400। मेरा पर्सनल ध्यान है एमएसपी के बराबर। जो इंटरनेशनल तेलों की हालत है, जो इंपोर्ट हमारे आयात बढ़ा हुआ है, ड्यूटी जीरो है, एक तरह से इंडिया को डंपिंग यार्ड बना दिया विदेशों ने। यहाँ लाके तेल छोड़ देते हैं और यहाँ पे मार्केट में तेल की सप्लाई चालू रखते हैं। और इंडिया में हेजिंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल बंद हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ बंद है। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग तो पहला उद्देश्य है, फ्यूचर ट्रेडिंग सट्टा नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग तो है स्टॉक करो और माल को हेज करो। खुला माल रखना सट्टा है। तो अभी तो सट्टा चालू हो रखा, ओपन पड़ा है माल, किसी को पता नहीं क्या भाव बिकेगा। मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, पर मुझे नहीं लगता एमएसपी के आसपास सरसों के भाव मंडियों में होने चाहिए, मुझे नहीं लगता सर। अच्छा टाटा जी, आपको लगता है सर आगे सरसों में कुछ उम्मीद की किरण है, दाम बढ़ने वाले हैं? मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, फिजिकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। मृत्युंजय जी, इंडिया में भी और पूरे विश्व में भी इस साल ऑयल की सप्लाई सरप्लस रहने वाली है। तेजी के कोई कारण अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तेजी के 2 ही रीजन बनेंगे, या तो जो ब्लैक सी कॉरिडोर है ये बिल्कुल बंद हो जाए, या फिर वेदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए मानसून के टाइम पे। लेकिन वो आगे की देखने की बात है। अभी लगता नहीं है ब्लैक सी कॉरिडोर बंद होगा। तो हालांकि रोजाना ये खबरें आ रही हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये यूक्रेन से सनफ्लावर का एक्सपोर्ट चालू रहेगा, और उस केस में वर्ल्ड में ऑयल सरप्लस रहने वाले हैं। ऐसे इंडिया में सारे तेल और विशेषकर मस्टर्ड सरप्लस ही है, और तेजी के कारण बहुत कम है, लिमिटेड है, बहुत कम नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा ओके, तो आप भी कह रहे हैं कि तेजी की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन छतर साहब, एक बात मैं आपसे बार बार पूछता हूं, पहले भी मैंने आपसे पूछा है कि अगर किसानों को, चूंकि देखिए सरसों 8000 का प्राइस देखकर किसानों ने बहुत अच्छी खेती की थी मस्टर्ड की, लेकिन अगर प्राइस नहीं मिल पा रहा है, सरसों किसानों को अच्छा भाव मिले, एमएसपी या एमएसपी से थोड़ा सा ऊपर का भाव मिले मार्केट प्राइस, इसके लिए क्या सरकार इस वक्त सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? अगर हाँ तो क्या? मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि 113 लाख टन सरसों में से 13 लाख टन सरसों तुलने से काम नहीं चलेगा। 113 लाख टन की रेट डिसाइड होनी चाहिए कि 5450 से ऊपर 113 लाख टन सरसों बिके। इंटरनेशनल ऑयल और डोमेस्टिक ऑयल दोनों में ऐसा रेंज बन जाए कि सरसों का तेल 115 रुपए किलो बने, तो ही सरसों सीड 5450 बिक सकती है, तो ही हमारी पैदावार स्थिर रह सकती है। वरना हम 85 से 113 पे 2 साल में आ गए, 1 साल में 113 से 85 पे चले जाएंगे। इसके लिए मुझे ये नहीं पता ड्यूटी कितनी बढ़ानी चाहिए, लेकिन रेंज ऐसी करनी चाहिए कि जो एमएसपी है उसके बराबर का तेल बाजार में बिके, और उसकी उस लेवल पे ड्यूटी बढ़नी चाहिए। वो चाहे ड्यूटी का लेवल 10% हो चाहे 30% हो, लेकिन एमएसपी पे सरसों बिके सारी, पूरे किसान की। अभी तक 34 लाख टन सरसों मंडियों में आई है, 5 लाख टन सरसों गवर्नमेंट ने तुलाई है, 29 लाख टन सरसों 4400 से लेकर 4700 रुपए बिकी है। और जब सोइंग हुई थी सितंबर अक्टूबर में, तो मंडियों में भाव 6700 था। 6700 देख के सरसों की बिजाई की और 4700 के दाम मिल रहे हैं। तो किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सरकार क्या सोच रही है, क्या चिंता में है, पता नहीं। लेकिन मोपा की तरफ से आपने कुछ लिखा है? मोपा की तरफ से कुछ लिखा है सर, या आपकी कोई मीटिंग? हाँ, हमारे से ज्यादा तो आपने हमारी बात सरकार तक पहुंचा दी और हमारे से, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं निकला सर। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने मुद्दा तो उठाया है। अच्छा टाटा जी, आपका भी तो उठना बैठना है दिल्ली में सर, आपकी तरफ से कोई प्रयास? देखिए, लास्ट वीक दिल्ली में हम मिले थे कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी साहब से और फूड सेक्रेटरी साहब से। दोनों एक ही बात कह रहे थे, दाम घटाओ दाम घटाओ। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि वो एमएसपी देने के लिए इंटरेस्टेड हैं। एग्रीकल्चर के जॉइंट सेक्रेटरी से भी हम मिले थे, उन्होंने कहा कि हमने तो गवर्नमेंट को कह दिया है कि आपको इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और नाफेड की प्रोक्योरमेंट फास्ट करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जैसे आप अभी पल्सेस के बारे में बात कर रहे थे, उनका पहला उद्देश्य इस समय इन्फ्लेशन को कम करना है, ऐसा लग रहा है। और उसको देखते हुए गवर्नमेंट की कोई मंशा मुझे दाम बढ़ाने की तरफ नजर नहीं आ रही है। बहुत अच्छा हो गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, इलेक्शन का साल है, और मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन किसी भी तरीके से दाम
बढ़ाने की है। एमएसपी पे खरीद चालू रहेगी नाफेड की, और किसान अगर चाहेगा तो 10-5 लाख टन सरसों और तुल सकती है। देखने की बात होगी भविष्य। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया डाटा जी आपका, और अनिल छतर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डिटेल में मस्टर्ड का मुद्दा वाकई गंभीर है और इसके ऊपर जाहिर तौर पर सरकार को सोचना चाहिए। अल्टीमेटली किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात है और किसानों को नुकसान ना हो, इस दिशा में जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए। इस खबर पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बीरेन जी, अब मैं आपके पास आता हूं। सर, आप जरा बताएं कि गोल्ड का मार्केट रुकता हुआ दिख रहा है सर, इस भाव पर ट्रेड क्या लिया जाए? आज इन्फ्लेशन का डेटा है तो गोल्ड पे तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। सिल्वर में मैं जरूर सेल साइड का ट्रेड लूंगा करंट रेट के आसपास विद टारगेट ऑफ 76,500। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू भाविक जी, सिल्वर में क्या करें? पृथ्वी, मैं भी वेट करूंगा एटलीस्ट 6 बजे इन्फ्लेशन का डेटा का, और अगर उसके बाद एक बार ऊपर जाती है 77,700 के करीब तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 78,200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट नीचे रख सकते हैं 76,500 का। बट एक बार डेटा आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर उछाल मिलता है तो वहां पे बिकवाली कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप करें कि डेटा आ जाए, उसके बाद तस्वीर कुछ और साफ होगी, इस पर आप नजर रखिए। क्रूड पर आपका कमेंट क्या होगा बीरेन जी? कच्चे तेल में कोई व्यू अभी आपको दिख रहा है, करना चाहिए कुछ क्रूड में अभी? क्रूड काफी इरेगुलर चल रहा है। बेसिकली यहाँ हल्का सा शॉर्ट साइड का मन है मेरा। 6150 के आसपास, 6150 के आसपास अगर डेटा के बाद कोई हल्का सा स्पाइक आए तो वहाँ शॉर्ट जा सकते हैं। 6300 का स्टॉप लॉस होगा। लक्ष्य में रख सकते हैं 5950 यानी 5950 का। सीमित दायरे का बाजार है, वैसे सीमित दायरे का मार्केट है, तो इस पर आप नज़र रखें। लेकिन ये खबर इस वक्त आ रही है, और खबर ये है कि सेबी ने एफपीआईज के लिए कमोडिटी में डीएमए यानी डायरेक्ट मार्केट एक्सेस की सुविधा को मंजूरी दी है। ये खबर अभी भी आई है। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, इस खबर का क्या मतलब है? ये जो एफपीआईज को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को डीएमए यानी डायरेक्ट मार्केट एक्सेस की सुविधा को मंजूरी दी गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर? क्या मतलब हुआ इसका, बीरेन जी? वैसे ऑन बुक्स थियरी में काफी अच्छा वेलकम स्टेप है, बट इसके लिए पहले तो लिक्विडिटी वॉल्यूम चाहिए। अगर बाजार में अवेलेबल लिक्विडिटी नहीं है, किसी को माल लेना है या बेचना है, तो वॉल्यूम नहीं है तो कैसे काम हो पाएगा? अच्छा, लेकिन वो तो ठीक है सर, वॉल्यूम तो मतलब आए, लेकिन एफपीआईज को क्या इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा एंट्री में मार्केट में? ये लिक्विडिटी है, वो चिकन और हेन वाला मामला है। मींस पहले एग या पहले चिकन। तो पहले लिक्विडिटी अगर होगी तो काम बढ़ेगा। तो प्री कंडीशन डेप्थ है मार्केट में। अच्छा, अगर मान लीजिए लिक्विडिटी हो और डीएमए ना हो तब? लिक्विडिटी होगी तो कहीं से भी वॉल्यूम आ जाता है। मींस बड़ा पैसा है वो अपना रास्ता कर लेता है। पहले लिक्विडिटी होनी चाहिए। वैसे ये स्टेप अच्छा है, बट पहले हम लिक्विडिटी देंगे तो हम एक कदम चलेंगे, वो 2 कदम चलेंगे, बट पहले हमको 1 कदम चलना होगा। अच्छा, मतलब बैठ के रहने से काम नहीं चलेगा, चलना पड़ेगा 1 कदम। जी। तो हमारे 1 कदम चलने से सर उसके 2 कदम आने चलने की गारंटी है, मतलब बढ़ ही जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? हम अगर ऐसा मान के चलेंगे, और चलेंगे नहीं तो एटलीस्ट चलेंगे तो जंग की होगी ना, जंग लड़ेंगे तो कम होगा। ठीक बात है, मतलब प्रयास तो करने होंगे। ठीक बात है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण खबर। लेकिन अब आते हैं मेटल पे। मेटल में भाविक जी, आज कोई ट्रेड है आपके पास शाम के लिए? जी, मेटल में मुझे लग रहा है कि कॉपर में बेच के चलना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो थोड़ा बहुत आगे जाके जो चाइना का डेटा है, इनफैक्ट यूएस का भी डेटा है, वो थोड़ा सॉफ्ट ही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि मेटल में ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और वैसे भी अगर कॉपर देखें तो 730 से 760 का एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और अभी अपर एंड ऑफ द रेंज है। यहीं से मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूँगा। टारगेट नीचे रहेगा 740 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 751 का। तो कॉपर करंट मार्केट प्राइस से बेच सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।